हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ 3D क्लोज सरफेसिस के लिए वैलिड है और गॉस लॉ का आंसर क्या आता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ का आंसर कितना आया था, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, तो फ्लक्स की तीन बेसिक डेफिनेशन होती थी। पहली डेफिनेशन क्या थी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी एरिया। सेकेंड डेफिनेशन क्या थी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। क्लोज्ड इंटीग्रल का क्या मतलब होता था, 3D सरफेसिस के लिए जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही हो। थर्ड डेफिनेशन क्या थी, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी बन गया था गॉस लॉ का, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें क्या पता है, अंदर जाने वाली फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होती है, बाहर जाने वाली फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होती है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है एंड फ्लक्स की यूनिट क्या थी, वोल्ट मीटर। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला था ईडीएस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आज हम पढ़ते हैं ये गॉस लॉ यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत यूज़ होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो गॉस लॉ इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा, आज तक तो हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती थी, अवे, और होती कितनी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, टूवर्ड्स, और होती कितनी थी, होती यही थी के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर हमने एक रिंग की वजह से भी पढ़ी थी, रिंग की वजह से, रिंग का रेडियस आर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, एक्सिस के ऊपर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, तो के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ऐसी ऐसी हमने चीज़ें और भी पढ़ रखी थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर होगी, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, पॉइंट चार्ज नहीं है, एक लंबी सी वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ, और ये चार्ज लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब जिसका लेंथ नहीं पता हमें, इनफाइनाइट लॉन्ग है। उसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, हम ये चीज़ें आज निकालना सीखेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। फिर इसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, बट आप यहाँ पे इसको एक बारी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है वेरियस चार्ज डेंसिटीज़। चार्ज डेंसिटीज़ कितनी टाइप की होती है और कैसी कैसी है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज़, तो एक हमें पढ़नी है सबसे पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें आज ही पड़ जाएगी। तो जैसे एक वायर होएगी जिसके लेंथ में बहुत सारा चार्ज दे रखा है, तो पॉजिटिव 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 ऐसे ऐसे बहुत सारा चार्ज है, लेकिन हमें इस लेंथ का ही नहीं पता, ये लेंथ बहुत बड़ी वायर है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है हम निकाल ही नहीं सकते। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लेंथ, और हर जगह बराबर बराबर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा हम नहीं बता सकते। तो हम ऐसे केसेस में जब हम टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते तो हम क्या डिफाइन करते हैं, हम एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 यूनिट की लेंथ है, ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। इस पे चार्ज कितना है हम मान लेते हैं लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा क्या होता है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज जो है लाइन पे फैला हुआ है, लीनियर लेंथ में फैला हुआ है चार्ज। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा को क्या कहा जाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक छोटी सी लेंथ में चार्ज। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज एल लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट में तो लैम्डा है, अगर मैं कहूँ एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज कितना होगा जी, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की यूनिट्स क्या होती है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। चलिए जी, इसी तरह फिर नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी आती है सरफेस या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी।
और इसे कभी कभी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, छोटा भी नहीं बल्कि बड़ा लेते हैं, एक बहुत बड़ी शीट है जिसकी मुझे लेंथ नहीं पता इन्फिनिटी एंड ब्रेड्थ भी नहीं पता अप टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ी एक शीट है। आप ये मान लीजिए आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसकी एक वॉल को लीजिए, वो बड़ी सी वॉल, उस पर बराबर बराबर हर जगह चार्ज फैला हुआ है। तो टोटल चार्ज कितना होगा ये हम कैसे काउंट करेंगे, अब इस पूरी वॉल पे टोटल चार्ज कितना है ये हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत बड़ी वॉल होती है या बहुत बड़ी शीट होती है उसके ऊपर चार्ज जब फैला होता है तो हम टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया में चार्ज फैला हुआ है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब एरिया में चार्ज फैला हुआ है, मतलब मैंने एक शीट पे इस छोटा सा एरिया लिया, पर यूनिट एरिया का क्या मतलब हुआ कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या बोल देते हैं, यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर। तो छोटा सा एरिया, इसके ऊपर चार्ज कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा को क्या बोला जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ए एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। जब चार्ज एरिया वाइज फैला होता है तो सिग्मा लेना है, जब चार्ज लेंथ में फैला होता है तो लैम्डा लेना है। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की यूनिट्स क्या होंगी, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जब एरिया में चार्ज फैला होता है तो सिग्मा, और जब लेंथ में चार्ज फैला होता है तो लैम्डा। इसी तरह एक थर्ड चार्ज डेंसिटी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज वॉल्यूम में फैली हुई हो, तो मान लेते हैं एक बहुत बड़ी वॉल्यूम है या बहुत बड़ी क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर अंदर वॉल्यूम में अंदर इसमें चार्ज भरा हुआ है, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी बहुत बड़ी बड़ी क्यूब थी। तो लेंथ इन्फिनिटी, ब्रेड्थ इन्फिनिटी, हाइट इन्फिनिटी, बहुत बड़ा क्यूब है। इसमें टोटल चार्ज कितना होगा ये पता करना है। तो हम बहुत बड़े क्यूब के अंदर टोटल चार्ज मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करते हैं रो। तो रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या किया मैंने, मैंने एक छोटी सी वॉल्यूम, इस बड़े से क्यूब के अंदर एक छोटा सा क्यूब मान लिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिक यूनिट का एक क्यूब मान लिया। तो उसमें टोटल चीज कितना चार्ज है, रो। तो रो क्या चीज़ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू वी। तो बड़े वॉल्यूम में अगर टोटल इसकी वी वॉल्यूम है तो वी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू वी। यूनिट्स क्या आ गई जी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आज हमने 3 चार्ज डेंसिटीज पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज लेंथ में फैला हुआ है तब क्या लेना है, लैम्डा। जब चार्ज एरिया में फैला हुआ है तब क्या लेना है, सिग्मा। जब चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है तो क्या लेना है, रो। चलिए जी, अब हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो आज हमें फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़नी है, गॉस लॉ की। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लेंथ है जिसकी, चार्ज्ड वायर। तो एक वायर है जिस बहुत बड़ी, जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है हर जगह बराबर बराबर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा। उसकी वजह से हमें आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए जी, मैंने एक वायर बना दी, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया, मुझे नहीं पता टोटल चार्ज कितना है, और मुझे नहीं पता ये वायर की लेंथ कितनी है, तो बहुत बड़ी वायर है, डायरेक्ट डैश अप टू इन्फिनिटी, और ऊपर भी डायरेक्ट डैश अप टू इन्फिनिटी। तो चार्ज हर जगह बराबर बराबर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। मतलब एक यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ में टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा। बस हमें ये पता है।
इसकी वजह से मुझे आर डिस्टेंस दूर पे यहाँ कहीं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए जी अब निकालते हैं। तो बस हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले मानना होता है अगर मुझे गॉस लॉ की हेल्प लेनी है, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। तो वो गॉसियन सरफेस कैसा सा होना चाहिए, क्लोज्ड 3D गॉसियन सरफेस होना चाहिए सच दैट एक तो वो चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो मैंने गॉसियन सरफेस क्या माना, और हमेशा आप भी क्या मानोगे, जब लेंथ में चार्ज फैला होता है तो गॉसियन सरफेस हमेशा लेना होता है क्लोज्ड 3D सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, एक एल लेंथ का सिलेंडर एज्यूम कर लिया। तो लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ का एक सिलेंडर क्लोज्ड बंद, हर तरफ से एक बंद सिलेंडर एज्यूम कर लिया। तो ये क्या चीज़ है जी, हमारा क्लोज्ड 3D सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इस बार गॉसियन सरफेस ये हुआ, ठीक है जी। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की एलएचएस थी आरएचएस थी, तो एलएचएस लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। क्लोज्ड का क्या मतलब तो था, एक क्लोज सरफेस जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही हो, तो वो ये सिलेंडर हो गया। अब मैंने क्या करा, इस सिलेंडर को 3 पोर्शन में ब्रेक करा, इस सिलेंडर को 3 एरियाज में ब्रेक करा। तो ईडीएस प्लस फर्स्ट सरफेस का ईडीएस, फर्स्ट सरफेस मैंने किसको माना, ये जो ऊपर वाला फेस है सिलेंडर का ऊपर वाला ढक्कन, इसको फर्स्ट सरफेस माना। ये क्लोज्ड सरफेस जो ऊपर वाला सिलेंडर का ढक्कन है इसको माना फर्स्ट सरफेस। एंड जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, गोल गोल साइड में कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये वाला, इसको दूसरे पेन से बना देते हैं। तो ये एंड ये है, तो ये राउंड 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 जो एक सिलेंडर सा बनता है उसको क्या माना हुआ है, सेकेंड सरफेस। एंड एक थर्ड सरफेस मान लेते हैं अब, तो सिलेंडर का नीचे वाला ढक्कन इसको हम मान लेते हैं थर्ड सरफेस। तो तीनों मिलके तो क्लोज्ड 3D सरफेस बना रहे हैं, लेकिन अकेला अकेला ये क्लोज्ड सरफेस वॉल्यूम थोड़ा ना ऑक्यूपाई कर रहे हैं अकेला अकेला। ऊपर वाला अकेला ढक्कन ले लो सिर्फ फर्स्ट, तो वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, सर्कल बन रहा है वो, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने यहाँ क्लोज्ड इंटेग्रल नहीं लगाया, सिर्फ इंटेग्रल लगाया। ईडीएस फर्स्ट सरफेस के लिए, ईडीएस सेकेंड सरफेस के लिए, प्लस ईडीएस ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस के लिए। चलिए जी अब ध्यान से देखना। तो फर्स्ट सरफेस में ये पॉजिटिव जो चार्ज है ब्लैक कलर से जो बना हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वे। छोटा सा एरिया ये बन गया आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये बना ds छोटा सा एरिया। तो पहले सरफेस में E और ds में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है जी। अब सेकंड सरफेस देखिए, जो हमारा सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, वे। छोटा सा एरिया ये ले लिया, एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये एरिया की डायरेक्शन आ गई। दोनों में एंगल कितना हो गया इस बार, 0 डिग्री। पहले वाले केस में थीटा कितना था, 90 डिग्री। चलिए जी थर्ड फेस जो है, थर्ड नीचे वाला ढक्कन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अवे। एरिया की डायरेक्शन हमेशा कहाँ लेनी होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। तो दोनों में एंगल कितना हो गया फिर से, 90 डिग्री। अब याद कीजिए गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने की 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो चार्ज के सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसीलिए मैंने सिलेंडर लिया। सिलेंडर के किसी भी पोर्शन पे खड़े होके देख लो, आपको जो चार्ज है वो बराबर डिस्टेंस पे दिखेगा। सिलेंडर के किसी भी पोर्शन पे खड़े होके देख लो, आपको चार्ज बराबर r डिस्टेंस दूर ही मिलेगा, तो यानी ये चार्ज के सिमेट्रिकल है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि E और ds में एंगल या तो हमेशा 0 डिग्री रहे या तो हमेशा 90 डिग्री रहे। ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं जिसमें E और एरिया वेक्टर में एंगल हमेशा या तो 0 डिग्री रहे या तो 90 डिग्री रहे। तो इस बार ठीक है, फर्स्ट सरफेस में जब देखा हमने 90 डिग्री है, सेकंड सरफेस में 0 डिग्री है, थर्ड सरफेस में फिर से 90 डिग्री है, यानी हम ठीक कर रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए E ds दोनों में एंगल कॉस ऑफ 90 डिग्री, सेकंड सरफेस के लिए E इंटू ds छोटा सा एरिया कॉस ऑफ 0 डिग्री, थर्ड सरफेस के लिए E ds कॉस ऑफ अगेन 90 डिग्री। कॉस 90 तो 0 होता है,
तो cos 90 0 इंटू समथिंग, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ सेकंड सरफेस बचा। तो सेकंड सरफेस में ई हमें निकालनी है, ds छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया को बड़ा एरिया करना है। ये देखो, ये बड़ा एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr_l। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr_l। l क्या है, हाइट या लेंथ, cos 0 डिग्री 1। तो ये आ गई जी हमारे पास LHS तैयार हो गया। अब हम गॉस लॉ की पकड़ते हैं RHS, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंडर माना था, इसके अंदर अंदर कितना चार्ज है, बहुत ध्यान से देखो। अब अंदर अंदर इसके कितना चार्ज है, तो ये लाइन इसके अंदर ही अंदर है, और ये टोटल लाइन की लेंथ कितने मैंने मानी, L, नहीं L लेंथ। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना हो गया यहाँ से, लेमडा इंटू एल। लेमडा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर पे, ऐसे भी देख सकते थे आप, 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है लेमडा, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू एल। तो चार्ज कितना हो गया जी, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास RHS तैयार। तो फ्रॉम LHS इज इक्वल टू RHS। अब तो हमें पता ही है गॉस लॉ बिल्कुल ठीक है। तो गॉस लॉ की LHS क्या आई थी, E इंटू 2πr_l। RHS क्या आई, लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, E कितना आया, लेमडा ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखी है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर कोई कह दे हमें ड्रॉ करने को, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, तो कैसा बना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ बनेगा जी ई वर्सेस आर का ग्राफ। अगली बात, तो आज हमने क्या पढ़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हमारे पास, स्टार्टिंग में ये गिवन थी, एक लॉन्ग वायर, बहुत बड़ी वायर जिसमें चार्ज फैला हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है अप टू इन्फिनिटी। इस पूरी वायर की वजह से मैंने r डिस्टेंस दूर पे, यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और मैंने निकाल भी ली। तो याद करो मैंने, अच्छा गॉसियन सरफेस क्या लिया था अभी अभी, एक सिलेंडर लिया था। और जब मैंने गॉस लॉ लगाया, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने यहाँ पे जो चार्ज लिया, ये सिर्फ एनक्लोज्ड लेना है, यहाँ से यहाँ तक के अंदर अंदर कितना चार्ज है। L लेंथ की रॉड थी, तो मैंने क्या बोला, एक यूनिट पे कितना चार्ज होता है, लेमडा। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू एल। तो मैंने इस तरह से निकाल लिया, ये हो गया जी चार्ज अंदर अंदर कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर। लेकिन जो यहाँ पे अभी अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, कितनी निकाली, लेमडा ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है ना, ये ड्यू टू ऑल दी चार्जेस होती है। याद करो गॉस लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो क्या थी, ड्यू टू ऑल दी चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के हमारे सामने आई है, ये अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी है, और ये जो बाहर 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 इन्फिनिटी तक चार्ज जा रहे हैं, सबकी वजह से आंसर निकल के आया है लेमडा ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ के अंदर जो EDS इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो ड्यू टू ऑल दी चार्जेस निकल जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, वेदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बेशक मैंने छोटा सा ले लिया एक सिलेंडर, लेकिन सारे चार्जेस इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलती है, अवे बाई चांस ये नेगेटिव रॉड होती, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती यही लैम्डा ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कितनी आ जाती है, आंसर क्या आ जाता है इसकी तरफ, टूवर्ड्स आ जाता। चलिए जी, ये सारी बातें आपने नोट डाउन कर दी हैं। फिर इसके बाद
अब करते हैं हम एक क्वेश्चन। चलिए पहले आपको ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना है, और बात नहीं बनती तो ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है, वरना अपना आंसर आप निकाल लीजिए। फिर चेक करते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो फिर से इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो एक लाइन पे इनफाइनाइट चार्ज फैला हुआ है डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, प्रोड्यूसेस अ फील्ड, तो इसकी वजह से फील्ड आ गई है, और वो फील्ड मान लेते हैं कितनी दे रखी है इन्होंने 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो ठीक है यूनिट्स के अंदर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है, तो मैंने इसे 100 से डिवाइड करा, तो 0.02 मीटर, तो आर डिस्टेंस कितना आ गया 0.02 मीटर। कैलकुलेट दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मुझे लैम्डा निकालना है। तो लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, λ/2πr/ε0 CTM, ये आंसर आपको याद रखना है। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 2πr/ε0 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 पाई डाल दीजिए 3.14, आर हमने निकाल लिया 0.02, ε0 की वैल्यू याद करिए 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है 9 × 10⁻⁴। इस पूरे को सॉल्व करिए और इसका आंसर आएगा 10⁻⁻7। तो 10⁻⁻7 लैम्डा की यूनिट्स क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कूलम पर मीटर। चेक करिए आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेडेड, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट चेक हो जाएंगे कि आपको +1 की भी कितनी फिजिक्स याद है। करिए अपने आप से ट्राई। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, तो फिर से एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, वायर की शेप हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, तो अप टू इन्फिनिटी, और ये चार्ज फैला हुआ है अप टू इन्फिनिटी। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना दे रखा है -e, और मास कितना है m। रिवॉल्व्स अराउंड इट, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहा है जिसका मास है m। इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये लाइन के ऊपर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये सर्कल में घूम रहा है, तो मुझे इसकी स्पीड निकालनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी सर्कल में घूमते हुए, वो स्पीड कितनी है। तो याद कीजिए +1 में सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपने आप कभी नहीं लगता, कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है। हमने बैंकिंग ऑफ रोड में भी पढ़ा था, हमने ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ा था कि सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल या सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है विद द सन एट द सेंटर, या सारी की सारी सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है विद द अर्थ एट द सेंटर। तो इसी तरह हमने +1 में क्या पढ़ा था, कोई भी चीज़ जब सर्कल में घूमती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपने आप कभी नहीं लगती, कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है। तो मान लेते हैं ये रेडियस है r, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर है, तो कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, के बीच में कैसी फोर्स लगेगी अट्रैक्टिव, हेयर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब रस्सी से बांध के किसी स्टोन को घुमाते थे तो कैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह हमने करा था सर्कुलर टर्निंग, जब राउंड अबाउट के चारों तरफ आप टर्न काटते हो, सेफ टर्न काटते हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कराई थी, फ्रिक्शन ने करवाई थी। लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ने प्रोवाइड कराई थी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह जब सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करती हैं तब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, तो कौन सी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, देखो अब ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी, जो चार्ज है वो, जो फील्ड पॉजिटिव चार्ज देगा वो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगी फील्ड, और उसके अंदर रखा हुआ मैंने इलेक्ट्रॉन। तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे फील्ड कितनी आएगी, अवे, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी आती है, अवे, और कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी हमने पढ़ा लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कितनी लगी E इंटू ई, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है mv²/r, तो E इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, r रेडियस, तो रेडियस हमें दे रखा था क्या, तो हमें रेडियस भी नहीं दे रखा, जबकि गिवन होना चाहिए था रेडियस, क्योंकि रेडियस की टर्म में ही आंसर आएगा, या नहीं, एक सेकेंड देखिए, r से r कट भी गया तो रेडियस एलिमिनेट हो गया, तो हमें निकालनी है v, तो m को इसके नीचे ले आते हैं, तो v² कितना हो गया e लैम्डा ओवर 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। चलिए फाइनल आंसर v कितनी आ गई, √ऑफ e लैम्डा ओवर 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। तो ये आई जी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड अ लीनियर पॉजिटिव चार्ज इन सर्कुलर मोशन, तो v कितनी आई √e लैम्डा ओवर 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट। तो v जो आई यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आई, तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, r की पावर 0 इज 1, तो v r के इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा है। चलिए जी नेक्स्ट टाइम हम और एप्लीकेशंस करेंगे, आज आपने ये जो हमने एप्लीकेशन की है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी ऐसी 4-5 एप्लीकेशंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपने ये अच्छे से नोट डाउन करना है, पढ़ के रखना है, समझना है बारी बारी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।